गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज जो तीसरी ब्रायोफाइट हम पढ़ेंगे वो है एंथोसिरोस। एंथोसिरोस भी एक थैलॉइड बॉडी रखती है और एंथोसिरोस की लगभग 300 जातियाँ और 6 वंश पाए जाते हैं। और ये जो 6 वंश हैं वो है एंथोसिरोस, फियोसिरोस, नोटोथाइलस, एस्पिरोमाइटस, डेंड्रोसिरोसिस और मेगासिरोसिस। इनमें से एंथोसिरोस हमारे कोर्स में है जिसको हम पढ़ेंगे। अगर हम एंथोसिरोस की सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंथोसिरोटॉप्सिडा, क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा, डिवीजन इज एंथोसिरोटोफाइटा और class is Anthocerotopsida, order Anthocerotales, family Anthocerotaceae and genus is Anthoceros। एंथोसिरोस को हम हॉर्न वर्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सींग जैसी स्ट्रक्चर्स इसमें बनी होती हैं जो कि इसका स्पोरोफाइट होता है। और because of the presence of this horn-like structure, Anthoceros is also known as hornwort। Anthoceros ग्रीक शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है। एंथोस माने फ्लावर और केराज माने हॉर्न। तो हॉर्न लाइक फ्लावर्स जिसके होते हैं वो उसको हम एंथोसिरोस कहते हैं। और इसकी लगभग 200 जातियाँ एंथोसिरोस की पाई जाती हैं। और उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण प्रदेशों के अंदर ये पाया जाता है। और भारत में लगभग इसकी 25 जातियाँ मिलती हैं जो कि नम मिट्टी के अंदर, चट्टानों में, पानी की धाराओं में, पानी की धाराओं के किनारों के ऊपर मिलेगी। ये सॉइल में लगा हुआ होता है और छायादार स्थानों पर एंथोसिरोस लगा हुआ होता है। जहाँ पर पानी की बहुतायत होती है उस मिट्टी के अंदर एंथोसिरोस लगा हुआ होता है। एंथोसिरोस इरेक्टस, एंथोसिरोस लेविस, एंथोसिरोस पंक्टेटस और एंथोसिरोस हिमालयंसिस, एंथोसिरोस क्रिस्पुलस, ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। और इनमें से राजस्थान के अंदर 3 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, एंथोसिरोस लेविस, एंथोसिरोस इरेक्टस और एंथोसिरोस लोंगाई। और अगर हम अपने आसपास देखें तो आबू पर्वत की जो पहाड़ियाँ हैं उनके अंदर एंथोसिरोस हमें देखने को मिलता है। चित्तौड़गढ़ के सीता माता अभ्यारण्य में भी एंथोसिरोस मिलता है। और 12 में कुंडा खो जो है उसके अंदर एंथोसिरोस लगा हुआ दिखाई देता है। तो राजस्थान में स्पेशली इन जगहों पर एंथोसिरोस की स्पीशीज़ मिलती हैं। अब अगर हम एंथोसिरोस के थैलस को देखें तो गुच्छे में उगता है ये, और थैलॉइड स्ट्रक्चर या थैलाब इसका युग्मकोद्भिद होता है। गैमेटोफाइट होता है जो कि प्रोस्ट्रेट होता है या श्यान होता है, और डॉर्सी वेंट्रल होता है जैसे रिक्सिया और मार्केशिया में होता था। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके अंदर भी मार्केशिया रिक्सिया जैसे डाइकोटमस ब्रांचिंग होती है। इनकी जो डॉर्सल सरफेस पे डॉर्सल ग्रूव जो जैसे मार्केशिया और रिक्सिया में होता था वैसा इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। इट इज़ अ फ्लैट स्ट्रक्चर। कई बार इसमें कई सारे कांटेनुमा संरचनाएं भी डॉर्सल सरफेस पे दिखाई देती हैं, उभार होते हैं। और इसकी जो वेंट्रल सरफेस है उसके ऊपर सिर्फ स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स पाए जाते हैं। रिक्सिया मार्केशिया में ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स भी पाए जाते थे, बट हेयर यहाँ पर इसमें स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स पाए जाते हैं और स्केल्स नहीं पाए जाते। अगर हम इसकी वेंट्रल सरफेस पे देखें तो वहाँ पर कुछ हमको पैचेस दिखाई देते हैं, और ये पैचेस बेसिकली इनके अंदर नॉस्टॉक की कॉलोनीज़ होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी की कॉलोनीज़ होती हैं
जो इसके थैलस के अंदर पाई जाती हैं। सो अगर हम वेंट्रल साइड से देखें तो उसमें नॉस्टॉक कॉलोनीज़ की ओपनिंग्स हमको दिखाई देती हैं। ये डार्क कलर के पैचेस दिखाई देते हैं बिकॉज ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ स्लाइटली डार्कर, तो उसमें ये दिखाई देता है। और इसकी जो ग्रोथ होती है वो रिक्सिया मार्केशिया की तरह से शीर्षस्थ वृद्धि होती है। जो एपिकल नॉच के अंदर जहाँ बाइफर्केशन प्रारंभ होता है उस जगह की कोई भी कोशिका दो तलों में कोशिकाएं काटती है, जिसके कारण उसके अंदर वृद्धि होती है। अब अगर हम इस डायग्राम में हम देखेंगे, ए डायग्राम में ये आपको दिखाई दे रहा है थैलस, ये पूरा थैलस दिखाई दे रहा है। दीज आर दी स्पोरोफाइट्स जो कि हॉर्न लाइक हैं। अगर हम एक फटे हुए स्प्लिट किए हुए स्पोरोफाइट को देखें तो सेंटर में कोल्यूमिला होती है और स्पोरोफाइट के नीचे एक स्थान, एक छोटा सा इन्वोल्यूकर पाया जाता है। दिस इज इन्वोल्यूकर, जो कि घेरे हुए रहता है बेस पर। नीचे की तरफ राइजोइड्स होते हैं। सो दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एंथोसिरोस। इफ वी सी द इंटरनल स्ट्रक्चर, ये वेंट्रल सरफेस दिखाई दे रही है, ये पूरी वेंट्रल सरफेस जिस पे कि स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स आपको दिखाई दे रही है। ये कॉलोनीज हैं, म्यूसिलेज कैविटीज़ होती हैं जो कि नीचे की तरफ खुलती हैं। ये देखिए, ये एक म्यूसिलेज कैविटी है जो नीचे की तरफ खुल रही है, ओपनिंग इसकी है और इसको हम कहते हैं स्लाइम पोर। और इस म्यूसिलेज कॉलोनी कैविटी के अंदर नॉस्टॉक की कॉलोनीज पाई जाती हैं। अब जैसा कि मार्केशिया में और रिक्सिया में थैलस फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज दो तरह के रीजन्स में बटा हुआ था। फोटोसिंथेटिक रीजन की जो सेल्स थी वो फोटोसिंथेसिस करती थी, जबकि स्टोरेज रीजन की सेल्स जो खाना बनता है वो इकट्ठा होता था स्टोरेज रीजन की सेल्स में, और स्टोरेज रीजन की सेल्स जो थी वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करती थी। लेकिन एंथोसिरोस का जो थैलस है वो बड़ा सिंपल सा उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी जो सारी सेल्स होती हैं वो एक सी होती हैं। ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस होती है, अपर एपिडर्मिस की सेल्स स्लाइटली मोटी होती हैं और नीचे स्लाइटली पतली लोअर एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं, जिनसे कि स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स निकलते हैं और इनके बीच बीच में स्लाइम पोर्स पाए जाते हैं। ऊपर वाली जो सेल्स हैं वो अपर एपिडर्मिस की सेल्स हैं, इनके बीच में जितनी भी सेल्स हैं वो सारी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सो ऑल द सेल्स ऑफ एंथोसिरोस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है वो ये कि पूरे प्लांट किंगडम में या तो एल्गी शैवालों में और या फिर ब्रायोफाइट्स को अगर देखें तो उसमें एंथोसिरोस के अंदर पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। पूरे प्लांट किंगडम में एल्गी के अंदर या फिर एंथोसिरोस में पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। व्हाट आर पायरेनॉइड्स? पायरेनॉइड्स आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट फॉर स्टोरिंग द फूड मटेरियल। तो यहाँ पर बीच में आप देखेंगे बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर पायरेनॉइड्स होते हैं कई सारे। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर of Anthoceros which keeps it different from other bryophytes. So this is about the internal structure of Anthoceros. Now let us move on to the mode of reproduction. There are two types of reproduction. One is the vegetative reproduction, another one is the सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है इसलिए उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। अब ये हम पढ़ लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वन इज द प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। एज वी हैव स्टडीड इन मार्केशिया, थैलस की जो एपिकल सेल है वो सेल दोनों प्लेन्स में कोशिकाएं काटती है और थैलस में बाइफर्केशन हो जाता है
और जैसे जैसे थैलस आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ये प्रोस्ट्रेट होता है, ये श्यान होता है, भूमि के समानांतर वृद्धि करता है, तो जैसे जैसे आगे का भाग बढ़ता चला जाता है, पीछे वाला जो ओल्डर पार्ट है उसकी डेथ एंड डिके होती चली जाती है। और डेथ एंड डिके होते होते जब वो ग्रोइंग पॉइंट तक पहुंचता है, जहाँ से बाइफर्केशन शुरू हुआ, वहाँ तक अगर डेथ एंड डिके हो जाती है, तो हम देखते हैं कि बाइफर्केशन वाले जो दोनों हिस्से हैं वो अलग अलग अपना एग्जिस्टेंस कर लेते हैं, वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से एक पौधे से या एक एंथोसेरॉस के थैलस से दो थैलाई बन जाते हैं डाइकोटोमी वाले स्थान से। उसके बाद आता है बायोट्यूबर्स। इसका जो थैलस है, उस थैलस में दिस इज द डेथ एंड डिके। थैलस के अंदर क्या होता है कि जो मार्जिन्स होते हैं उन पे आउटर प्रोटेक्टिव कॉर्की लेयर्स जो होती है, ऐसी स्ट्रक्चर वाले ट्यूबर्स बन जाते हैं। और एक्सट्रीम डेसिकेशन की कंडीशंस में, बहुत ज़्यादा ड्रॉट की कंडीशन में या शुष्क अवस्था के अंदर ये ट्यूबर्स बन जाते हैं। और ये पूरे थैलस की डेथ हो जाए भले ही, लेकिन ये ट्यूबर्स अलाइव रहते हैं बिकॉज ऑफ द कॉर्की थिक प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द प्रोटोप्लाज्म। इसके चारों तरफ क्योंकि मोटी भित्ति होती है, इसलिए ये जीवित रहते हैं शुष्क, एक्सट्रीम शुष्क अवस्था के अंदर भी। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, मॉइस्चर मिलता है, ये जर्मिनेट करते हैं और एक नया प्लांट बनाते हैं। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, दीज आर द ट्यूबर्स, ये सब ट्यूबर्स हैं। ये पूरे पौधे की डेथ हो जाएगी लेकिन ये अलाइव रहेंगे, और जैसी बरसात आएगी फिर से ये नया पौधे बना लेंगे। तो इस तरीके से ये एक मेथड है, पेरिनेशन का एक तरीके का मेथड है। उसके बाद आता है गेमी के द्वारा। कुछ स्पीसीज़ है एंथोसेरॉस की, ग्लैंडुलोसस है, फॉर्मेजी है और फ्यूजीफॉर्मिस है। ये 3 स्पीशीज़ हैं, इनके अंदर स्टॉक्ड गेमी पाई जाती हैं डॉर्सल सरफेस पे। और इनके अंदर गैमा कप पाए जाते हैं, और हर गैमा कप में बहुत सारी गेमी पाई जाती हैं। गेमी का स्ट्रक्चर वैसे ही होता है जैसे मार्केशिया में होता है, जिसके अंदर 2 नॉचेस होती हैं ऑन लेटरल पोजीशन। ये लेटरल पोजीशन पे 2 नॉचेस पाई जाती हैं। इसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसमें ऑयल सेल्स होती हैं और राइजोइडल सेल्स होती हैं। जब भी ये गेमी जर्मिनेट करते हैं तो क्या होता है, इधर से एक नया थैलस बना और एक इधर से नया थैलस बना, 2 थैलाई बन गए, और जो राइजोइडल सेल्स हैं वो नीचे की तरफ राइजोइड्स बना देंगी, और जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो सेल डिवीजन में काम में आता है। तो इस तरीके से एक गैमा से 2 थैलाई बन जाते हैं। उसके बाद में बाय परसिस्टेंट ग्रोइंग एपाइसिस, जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो समर सीज़न के अंदर पूरा का पूरा जो थैलस है वो सूख जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये मॉइस्ट एरिया में होता है, उस मिट्टी में होता है जो कि जनरली पानी के नज़दीक होती है, तो जो आगे की एपिकल सेल है, वो एपिकल सेल वाला जो थोड़ा सा पार्ट है, उसके आसपास का पार्ट, वो मिट्टी के अंदर, गीली मिट्टी में अंदर चला जाता है, और ये प्रोटेक्टेड रहता है, ये अलाइव रहता है, ये जीवित रहता है। और फिर क्या होता है कि जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो इसकी जो एपिकल सेल है वो दोनों प्लेन्स में सेल्स काटना शुरू कर देती हैं और नए थैलस की उत्पत्ति होती है। सो these are 4 methods of vegetative reproduction of एंथोसेरॉस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। थैंक यू।